स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो क्लास में हम केमिकल काइनेटिक्स के सेकंड पार्ट को पढ़ने चल रहा है। आज का टॉपिक होने वाला है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। जैसा कि आपके इंटरमीडिएट के सिलेबस को कोविड-19 के मद्देनज़र काफ़ी कम कर दिया गया है, तो हर चैप्टर में कुछ चीज़ें थी जो अब आपको नहीं पढ़नी है। जिन चीज़ों को आपको इस वीडियोज़ में पढ़ना है या बताया जा रहा है, उन चीज़ें को आपको सिलेबस में इंक्लूड भी किया गया है। तो जो भी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जा रही हैं, उनके प्रॉपर वे से आप नोट्स बनाते रहिए, उनको आप अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए। आप अपनी किताबों का सहारा लेकर इन चीज़ों के लिए अच्छी मेहनत कर सकते हैं। चलिए ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जो हिंदी में कहते हैं वो कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। क्या कहते हैं इसको? अभिक्रिया की कोटि। आज हम पढ़ने वाले हैं कि किसी अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। अभिक्रिया की कोटि, जैसे कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि अभिक्रिया का दर समीकरण क्या होता है। दर समीकरण के विषय में आपको बताया गया था। एक बार फिर से आपको दोबारा याद दिलाता हूँ कि जब मान लीजिए कोई एक रासायनिक अभिक्रिया है ए, जिससे आपका धीरे धीरे उत्पाद उत्पन्न हो रहा है। ठीक, ये जो अभिकर्मक ए है आपका उत्पाद में धीरे धीरे बदल रहा है। आपकी जब ये अभिक्रिया शुरू हुई, मतलब आपका ने जब समय काउंट करना 0 था आपका, तो उस समय इस एक की सांद्रता जो थी वो ए था, स्मॉल ए था। मतलब ए अभिकर्मक जो था ये आपके पास स्मॉल ए क्वांटिटी में था। उस समय जो आपका प्रोडक्ट था वो कितना था? 0 था, क्योंकि प्रोडक्ट तो बना ही नहीं था, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई थी। मान लीजिए अब रिएक्शन आपकी स्टार्ट हुई। रिएक्शन जब आपकी स्टार्ट हुई तो आपने थोड़ी समय बाद t बराबर जब dt वक्त हुआ, मतलब थोड़ा सा समय अंतराल हुआ, तब आपने देखा कि आपका उत्पाद जो है वो x बन चुका है। ठीक, अब उस समय जब x बन चुका था तो a की कंसंट्रेशन कितनी बची रही होगी? a माइनस एक्स बची रही होगी, क्योंकि ये जो a माइनस एक्स है वो कहीं ना कहीं इस x के बनने की वजह से a में से x की मात्रा घट गई, तो कंसंट्रेशन कितनी बची? a माइनस एक्स। इस वक्त अगर इस अभिक्रिया का हम दर समीकरण निकालते थे तो समीकरण आता था dx बटे dt बराबर k ऑफ a माइनस एक्स। यही एक समीकरण था जिसे मैंने कल बताया था कि ये क्या है? एक दर समीकरण। ठीक, तो किसी भी अभिक्रिया के लिए जो दर समीकरण निकाला जाता है, ये दर समीकरण कहीं ना कहीं प्रायोगिक मान होते हैं। इनको हम लेबोरेटरीज में निकाल सकते हैं। किसी अभिक्रिया को देखकर हम उसका दर समीकरण नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, अब जब अभिक्रिया को देखकर उसका दर समीकरण नहीं लिख सकते हैं, ये चीजें हमको लैब से पता चलती हैं। तो हर एक रिएक्शंस को लैब में नोटिफाई किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, और वहां से हमको प्रोवाइड होता है कि इस अभिक्रिया के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शंस है या इक्वेशन ऑफ रिएक्शन होगी वो ये होगी। अब हम बात करते हैं कि ऑर्डर कोड ऑफ अभिक्रिया क्या होती है या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते किसको है। तो इसकी जो परिभाषा है वो बिल्कुल इसी दर समीकरण पर डिपेंड है, और दर समीकरण का सहारा लेकर हम इसकी परिभाषा को डिफाइन कर सकते हैं। हम कहते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दर समीकरण में अभिकर्मक की जो सांद्रता लगी होगी वही उस अभिक्रिया की कोट होगी। जैसे मैंने अभी एक अभिक्रिया क्या लिखा था कि ए से आपका उत्पाद बन रहा है। अब आपके पास अगर ये अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया का दर समीकरण ये आया है, तो अभिक्रिया की कोट बताने के लिए आपको क्या करना है कि अभिक्रिया के दर समीकरण में जो अभिकर्मक की सांद्रता है, सांद्रता का मतलब a माइनस एक्स जो यहाँ लिखा है, तो सांद्रता की घात है यहाँ a माइनस एक्स की घात कितनी है? मान लीजिए ऐसे लिखा है a माइनस एक्स, तो इसकी घात कितनी मानेंगे आप? 1 मानेंगे। ठीक, तो कहा क्या गया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दर समीकरण में अभिकर्मक की सांद्रता पर लगी हुई जो घात होगी वही क्या होगी? उस अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी। अब इस अभिक्रिया दर समीकरण में आप देख रहे हैं कि यहाँ सांद्रता क्या है? a माइनस एक्स है, और a माइनस एक्स की घात कितनी है? 1 है। इसका मतलब ये हो गया कि इस वाली अभिक्रिया के लिए जो दर समीकरण में दी हुई सांद्रता की घात है वो 1 है, इसलिए ये अभिक्रिया कैसी है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, अब ये चीजें प्रायोगिक हैं, इसलिए किसी किसी अभिक्रिया की जो घात होती है वो 0 हो जाती है, तो उसे हम 0 कोटि की अभिक्रिया कहते हैं या शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। किसी भी अभिक्रिया के दर समीकरण में अगर घात 1 हो जाती है तो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, घात 2 हो गई तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, घात 3 हो गई तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया। इस प्रकार से अलग अलग अभिक्रियाओं की अलग अलग कोटि होती है। आपके जो सिलेबस है, इस सिलेबस में आपको बस 2 प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़नी है। एक आपको पढ़नी है शून्य कोटि की अभिक्रिया और दूसरी पढ़नी है आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो चलिए बात करते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया कि शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। शून्य कोटि
की अभिक्रिया। जो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है, वैसे मैंने बताया कि अभिक्रिया की कोटि जानने के लिए क्या करना है, आपको दर समीकरण होना आपके पास जरूरी है। मान लीजिए किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर समीकरण जो है वो कुछ ऐसा आ जाए कि dx/dt इक्वल टू k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0। ठीक, तो यदि किसी रासायनिक समीकरण का अगर हम क्या काम करें, दर समीकरण निकालें, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया का हम दर समीकरण निकाल रहे हैं या लैब के द्वारा हमें ये ऑब्जर्व करने पर पता चला कि उस रासायनिक अभिक्रिया का जो दर समीकरण है वो ये है, तो इस समीकरण में सांद्रता की घात कितनी है, 0। अगर सांद्रता की घात 0 हो गई तो वो रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। जैसे एक उदाहरण लेकर इसको समझ भी लेते हैं हम कि अभिक्रिया क्या होती है। जैसे कि लैबों के द्वारा एक एग्जाम्पल के रूप में बताया गया है कि नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है आपका N2O, ये एक ऐसा है कि जिसका अगर हम तापीय अपघटन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ गोल्ड सरफेस, तो यही नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक, अब यहाँ पर लैब के द्वारा जो इस अभिक्रिया का दर समीकरण पाया गया, वो दर समीकरण ये पाया गया dx/dt इक्वल टू k ऑफ N2O, और यहाँ N2O की साथ जो आई वो 0 आ गई। तो अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा बताते वक्त मैंने क्या बताया कि यदि किसी अभिक्रिया के दर समीकरण में अभिकर्मक की सांद्रता की घात 0 हो तो अभिक्रिया शून्य कोटि की होती है। तो लैब के द्वारा ये पता चला कि इस अभिक्रिया का जो दर समीकरण होगा वो ये होगा। अब इसमें हमने देखा सांद्रता की घात 0 थी, तो ये अभिक्रिया कैसी होगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया हो गई। ठीक है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में पता चला। अब हम बात करते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया जितनी भी होती हैं इनके लक्षण क्या होते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लक्षण आप बताइए। तो लक्षण की अगर बात करेगा तो इनके लक्षण भी पढ़ लीजिए साथ ही साथ। अगर बात करें कि लक्षण कौन से हैं, तो पहला लक्षण ये है कि शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है वो हमेशा एक समान वेग से चलती रहती है, मतलब उसमें कभी रेट ऑफ रिएक्शन कम या ज़्यादा नहीं होती है। जिस वेग से अभिक्रिया शुरू में चलती है उसी वेग से अभिक्रिया लास्ट में भी चलती है, क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी कांस्टेंट है वो कभी भी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो पहली बात क्या हो गई कि ये हमेशा एक समान दर से चलती है, एक समान दर से चलती है। दूसरी जो बात हुई वो ये हुई कि इस अभिक्रिया के लिए जो व्यंजक होता है वो होता है x इक्वल टू KT। साथ ही इस अभिक्रिया में जो ये k शब्द इस्तेमाल हो रहा है, इस k को हम कहते हैं वेग स्थिरांक, और इस वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है, इस वेग स्थिरांक का जो मात्रक है वो है मोल पर लीटर पर समय। ठीक, ये इसका मात्रक होता है। आपसे एग्जाम में पूछता भी है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या है, तो क्या है, मोल पर लीटर पर समय है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ बात ध्यान दें कि अगर हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के विषय में बात कर रहे हैं, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया जो होती है ये एक पूर्ण अभिक्रिया है। अर्थात पूर्ण अभिक्रिया का अर्थ क्या हुआ, पूर्ण अभिक्रिया का अर्थ ये हुआ कि ये अभिक्रिया शुरू से लेकर अंत तक तो एक समान दर से चलेगी ही चलेगी। साथ ही साथ जितना आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलना चाहते हैं वो कंप्लीटली बदलेगा। एक निश्चित समय के बाद पूरा रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट में बदल जाता है। अन्य बातें जो हैं इनमें लक्षण वो ये हैं कि अगर हम इसमें सांद्रता और समय किसी भी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अगर सांद्रता और समय के बीच में आप एक ग्राफ खींचना चाहें तो ग्राफ जो होता है एक सीधी रेखा में मिलता है, एक सीधी रेखा हमको प्राप्त होती है, एक सीधी रेखा आपको प्राप्त होगी। तो ये थी कुछ बातें शून्य कोटि की अभिक्रिया के विषय में। मैंने अभी तक बताया कि अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, किसी भी रासायनिक समीकरण के दर समीकरण में जो अभिकर्मक की सांद्रता की घात होती है उसी को हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि। फिर मैंने बताया शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जिस अभिक्रिया के दर समीकरण में अभिकर्मक की सांद्रता की घात क्या हो, शून्य हो। ठीक है, अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया के लक्षण के बारे में बात किया तो पहला लक्षण मैंने ये बताया कि शून्य कोटि की अभिक्रिया जो होती है वो शुरू से लास्ट तक एक ही रेट ऑफ रिएक्शन से चलती रहती है, मतलब एक ही समान दर से
चलती रहेगी। दूसरा लक्षण मैंने ये बताया कि शून्य कोटि की अभिक्रिया जो होती है उसका जो व्यंजक होता है वो x बराबर kt होता है। तीसरी बात जो मैंने बताया कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में जो इसका व्यंजक है इसमें जो कि शब्द इस्तेमाल हो रहा है ये एक वेग स्थिरांक है और इसका मात्रक क्या होता है मोल पर लीटर पर समय। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है। अगली बात ये है कि जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है वो कंप्लीट अभिक्रिया होती है, मतलब पूर्ण अभिक्रिया होती है। इसमें जितना मात्रा में रिएक्टेंट होता है उतनी मात्रा में जब वो टोटल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है एट द लास्ट ऑफ द रिएक्शन। पांचवी बात मैंने ये बताई कि समता और समय के बीच में अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए ग्राफ खींचा जाए तो हमको एक सीधी अभिक्रिया, एक सीधी रेखा मिलती है और जिसकी जो ढाल होती है वो माइनस ऑफ के होती है। क्या होती है? माइनस ऑफ के होती है। ठीक, अब चलिए बात करते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया की। किस बात की? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? जैसा कि मैंने शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए बताया वैसी ही बात है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए कि यदि किसी अभिक्रिया के दर समीकरण में अभिकर्मक की सांद्रता का की घात 1 हो, जैसे मैंने अभी एक समीकरण लिखा था कि dx/dt = k ऑफ a माइनस एक्स। यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पर अभिकर्मक जो ये है कि a माइनस एक्स है, इसकी सांद्रता की घात कितनी है? 1 है। 1 होने की वजह से ये जिस समीकरण का या जिस अभिक्रिया का दर समीकरण है वह अभिक्रिया कैसी रही होगी? प्रथम कोटि की अभिक्रिया रही। हम उदाहरण की बात करें इसके लिए तो उदाहरण है आपके पास नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का। कि जब नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का हम तापीय अपघटन कराते हैं तो ये नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में बदल जाता है, मतलब नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन में बदल जाता है। अगर इसका हम लैब में दर समीकरण निकालें तो जो इसका दर समीकरण आता है वो है dx/dt = k ऑफ N2O5 की पावर 1। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि सांद्रता की जो घात है वो 1 है, इसलिए ये जो रिएक्शंस हो गई ये कैसी हो गई? प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो गई, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हो गई ये। ठीक है, अब बात करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लक्षण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, लक्षण से पहले हम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए व्यंजक की बात कर लेते हैं। चलिए अब इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एक रासायनिक अभिक्रिया है A जो धीरे धीरे क्या हो रही है? उत्पाद में बदल रही है। किसमें बदल रही है? उत्पाद में। शुरू में आपने देखा T बराबर 0 पर इसकी जो कंसंट्रेशन थी वो ये थी, तो उत्पाद आपका 0 था। अब आपका समय बढ़ गया, इस बार समय कितना हो गया? dt समय। dt समय बाद आपने देखा कि आपके उत्पाद की मात्रा x हो गई, तो ये कितना बचा? a माइनस एक्स बचा। ठीक, अब हम इस समय अभिक्रिया की अगर दर निकालें तो दर होता है dx/dt। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पर करेगा? रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो कितना है? a माइनस एक्स है। ठीक, इस पर डिपेंड करेगा। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का क्या काम करें? सिंबल को हटाना चाहें तो इसी प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल की जगह क्या हो जाएगा? dx/dt = k ऑफ a माइनस एक्स। अब हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी x के रिलेटेड टर्म हैं उनको एक साथ कर लिए, तो dx/a माइनस एक्स, क्योंकि ये a यहाँ मल्टीप्लाई में है, नीचे लेकर आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। = k यहाँ बचा, dt को यहाँ लेकर जाएंगे तो यहाँ डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो गया। ठीक, ये आपके पास क्या आ गया? दर समीकरण आ गया। अब इस दर समीकरण में हम क्या करने वाले हैं? अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं इस समीकरण में कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन कहाँ से करना है? जो x की वैल्यू है वो 0 से x की ओर बढ़ रही है और t की वैल्यू जो है वो 0 से t की ओर बढ़ रही है। ठीक, तो 0 से आप x तक करेंगे इसका इंटीग्रेशन dx/a माइनस एक्स का, और 0 से t इंटीग्रेशन करेंगे k ऑफ dt का। ठीक, अगर हम इनका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी माइनस ऑफ log a माइनस एक्स। ये आपको थोड़ा रटने वाली चीज़ें हैं, यही एक स्टेप ऐसा है जो आपको रटना है, क्योंकि जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं वो इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़े नहीं है मैथ में और उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी कि आखिर ये चीज़ें कहाँ से आ गई। तो आपको ये चीज़ें रटनी पड़ सकती हैं इस डेरिवेशन के लिए, क्योंकि ये चीज़ें फार्मूला बेस्ड हैं और इसलिए आपको ये चीज़ें रटनी पड़ सकती हैं। ठीक, = यहाँ इसका k dt का 0 से t के बीच में इंटीग्रेशन करोगे तो इसका हो जाएगा k ऑफ t प्लस एक कांस्टेंट आप नया जोड़ देंगे जिसका नाम है i, और इसको पहला समीकरण दे देंगे। ठीक, अब हम करते क्या है कि हमने i को अपनी तरफ से जोड़ा है एज ए कांस्टेंट, तो इस कांस्टेंट की क्या वैल्यू है उसको पाने के लिए इसी समीकरण में हम x = 0 और t = 0
रखते हैं। x इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0 जब वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है माइनस ऑफ लॉग a इक्वल टू क्या मिलेगा आपको i मिलेगा। ठीक, क्या मिलेगा i, क्योंकि t की वैल्यू 0 तो ये पूरा टर्म में 0 हो जाएगा, i यहाँ बचेगा। मतलब i की जो वैल्यू हम अपनी तरफ से जोड़े थे उसकी वैल्यू क्या है माइनस ऑफ इतना। अब इस माइनस i की वैल्यू जो है माइनस लॉग a, इसको हम इसी समीकरण में रखने चल रहे हैं। तो चलिए समीकरण में रखते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। पहले से आपका क्या समीकरण था, माइनस ऑफ लॉग a माइनस एक्स इक्वल टू के टी, और प्लस की जगह आप क्या लिख दोगे माइनस ऑफ लॉग ए, माइनस ऑफ लॉग ए। अब इस लॉग ए को इधर लेते आइए, तो लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया आपका के टी। यहाँ से क्या काम करिए, लॉग एम माइनस लॉग एन का फार्मूला लगा लीजिए, तो लॉग ऑफ ए बटे ए माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया आपका के टी। इस टी को नीचे लेते आइए तो आपको क्या मिलने वाला है, या फिर अभी रुकिए, यहाँ लॉग के जो बेस है वो ई है, इस बेस को अगर आप बदल के 10 करना चाहेंगे तो 2.303 का गुणा हो जाएगा और यही लॉग बदल जाएगा बेस 10 में। ठीक, ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी। यहाँ से के को रोक लीजिए, टी को आप नीचे भेज दीजिए, तो के बराबर 2.303 बटा टी लॉग ऑफ 10 ए बटा ए माइनस एक्स। ये जो समीकरण है ये समीकरण है आपके प्रथम कोटि की अपक्रिया के व्यंजक का समीकरण है। अगर आपको अर्ध आयुकाल का समीकरण चाहिए तो अर्ध आयुकाल के लिए आप क्या काम करेंगे, अर्ध आयुकाल के लिए यहाँ टी की जगह जो है वो टी हाफ रख देंगे। ठीक, क्या रख देंगे, टी की जगह टी हाफ रख देंगे, और जो आपका x है x की जगह a/2 रख देंगे। ठीक, क्योंकि अर्ध आयुकाल में समय जो होता है वो ठीक पूरे समय का आधा हो जाता है और जो सांद्रता होती है वो भी आधी हो जाती है, तो x की जगह क्या लिख देंगे a/2। अब इस समीकरण में जब डिस्प्लेस करोगे तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ और log 2 आएगा आपका। ये सारी वैल्यूज कट के क्या होगा log 2 आएगा। log 2 की वैल्यू जब हम क्या रख देंगे, log 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.3010। जब यहाँ पर रखेंगे तो मल्टीप्लाई होकर सब कुछ 0.693 बाई टी हाफ आएगा, जो कि क्या होता है अर्ध आयुकाल का व्यंजक होता है। तो ये प्रथम कोटि की अपक्रिया के अर्ध आयुकाल का व्यंजक है, और ये जो व्यंजक था ये प्रथम कोटि की अपक्रिया का व्यंजक था। ठीक, इतनी बातें आपको हो गई। एग्जाम में आपसे डायरेक्ट ये पूछता है कि प्रथम कोटि की अपक्रिया का व्यंजक क्या है, उसे उत्पन्न करिए। तो आपको उत्पन्न ऐसे करना होता है, मतलब ऐसे डेरिवेशन करना होता है। कभी कभी पूछता है कि प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्ध आयुकाल का व्यंजक क्या है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पूरा व्यंजक लिखना पड़ता है। साथ ही साथ कभी कभी पूछता है कि सिद्ध करिए कि प्रथम कोटि की अपक्रिया का जो व्यंजक का अर्ध आयुकाल का जो व्यंजक है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, तो आपको यहाँ तक फिर भी इक्वेशन सॉल्व करने होते हैं। चलिए अब इस डेरिवेशन के बाद हम बात करते हैं कि प्रथम कोटि की अपक्रिया के लक्षण कौन कौन से होते हैं। जैसे मैंने शून्य कोटि की अपक्रिया का लक्षण पढ़ा था, वैसे हमको क्या करना है, प्रथम कोटि की अपक्रिया का लक्षण भी पढ़ना है। तो लक्षण में क्या बात करेंगे कि आप पहली बात अगर लक्षण के विषय में बात करने चल रहा है तो पहला लक्षण ये है कि प्रथम कोटि की जितनी भी अपक्रियाएं होती हैं वो अपक्रियाएं इस नियम को फॉलो करेंगी, मतलब इस फार्मूले को जरूर फॉलो करेंगी जो प्रथम कोटि की अपक्रिया का व्यंजक है। के बराबर 2.303 बटे टी लॉग ऑफ a/a माइनस एक्स बेस 10। ये जो व्यंजक है इस व्यंजक का फॉलो जरूर करेंगे। ठीक है, प्रथम कोटि की जितनी भी अपक्रियाएं होती हैं वो इस व्यंजक का फॉलो जरूर करते हैं। साथ ही साथ जो प्रथम कोटि की अपक्रिया का व्यंजक होता है उसका जो अर्ध आयुकाल है, अर्ध आयुकाल का मतलब क्या हो गया, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के, ये अर्ध आयुकाल का व्यंजक है, जिससे ये प्रूफ होता है कि प्रथम कोटि की जितनी भी अपक्रिया है वो उसका अर्ध आयुकाल अपक्रिया के प्राथमिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता कि अपक्रिया के शुरुआत में कितना अभिकर्मक क्वांटिटी थी, इस बात पर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं रखता। तीसरी बात यहाँ पर है कि अगर हम कंसंट्रेशन मतलब लॉगरिथम जो यहाँ की अपकर्मक की कंसंट्रेशन है जिसको हम माइनस ऑफ लॉग ए माइनस एक्स कहते हैं। ठीक, अगर इसके और समय के बीच और टी के बीच हम जब ग्राफ खींचेंगे तो जो हमारा ग्राफ होगा वो भी एक सीधी रेखा में प्राप्त होगा, एक सीधी रेखा हमको प्राप्त होगी। चौथी बात ये है कि जो यहाँ का वेग स्थिरांक प्रयोग किया जा रहा है के,
इस वेग स्थिरांक की अगर हम यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट जो है वो है समय इनवर्स। क्या है? समय इनवर्स। ठीक, तो इतनी बातें थी आपको जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के विषय में पढ़नी थी। और इससे आगे की वीडियोज में हम आपको मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस बताने की कोशिश करेंगे। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस का मतलब हुआ आणविकता। ठीक, तो वीडियो से आप सीखने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद।